और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल अब कहां पर है आपके पास शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी सवाल पूछना चाहते हैं हमसे, जरूर पूछिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582226666। साथ ही सोशल मीडिया पेजेस पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें। हैशटैग बाजार आज और कल जरूर लिखें और हम अपने शो में आपका सवाल करेंगे शामिल। और कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी तो शामिल होंगे। इसके साथ ही हमारे साथ है एक और खास मेहमान, परिचय करा दे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप सर का बहुत स्वागत करते हैं शो में। पर बातचीत का सिलसिला करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले जरा समझना जरूरी है कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार का हाल आज कैसा रहा। तो हमने देखा कि बाजार आज दोनों लाल निशान में ही बंद हुए, क्योंकि दबाव बाजार में देखने को हमें मिल रहा था। सेंसेक्स 94 अंकों की गिरावट के साथ 55,675 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 15 अंक गिरकर 16,569 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 35 अंक चढ़ा और 35,310 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। एडिटर स्टेक में अनिल जी से अब समझते हैं कि बाजार आखिरकार दम क्यों नहीं दिखा पा रहे। भारतीय बाजार ने हफ्ते की मिलीजुली शुरुआत की और दुनिया भर के बाजारों से थोड़े से हल्की कमजोरी के संकेत थे। अमेरिका में शुक्रवार को डाउ में लगभग 350 अंकों का कमजोरी वाला सेशन देखने को मिला। उसका असर पड़ना ही था, लेकिन जितनी कमजोरी हो सकती थी उतनी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई नहीं। और इसकी वजह यह थी कि धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स मजबूत होते दिखे हमारे बाजारों के खुलने के वक्त, और इसका असर पड़ा। तो हल्की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार खुलने के बाद बड़ा सीमित दायरे में कारोबार किया और शुरुआती सत्र में थोड़ा नीचे आते हुए भी दिखे। 16,500 के नीचे और 16,450 के अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार पहुंचे। वहां पर काफी वक्त बताया, लेकिन मिड सेशन से हल्की हल्की रिकवरी जो शुरू हुई दिखा और फाइनली क्लोजिंग 16,570 के आसपास हल्के से 15 पॉइंट के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी 2 दिनों से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था। आज थोड़ा बेहतर था, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत मजबूत बहुत अच्छा था। रेंज यहां पर भी सीमित थी, मुश्किल से 300 350 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन भर बैंक निफ्टी ने निकाला, लेकिन बंद होते होते वही 35,300 के थोड़ा सा ऊपर बंद होने की कोशिश बैंक निफ्टी ने की है और सेंसेक्स लगभग 95 अंक नीचे बंद होता दिखा। लेकिन आज जो ब्रॉडर मार्केट में माहौल था वो थोड़ा सा निराश करने वाला था। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी। कैश मार्केट के स्टॉक्स में लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। तो थोड़ी इस वक्त ये कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। ट्रेडर्स तेजी या मंदी दोनों तरफ लेकर कोई बड़ा मन नहीं बना पा रहे हैं। नीचे सपोर्ट रेंज पर आने पर हल्की फुल्की खरीदारी होती है और ऊपरी स्तरों पर जहां रुकावट की जगह वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती नजर आ रही। तो बेहद सीमित दायरे में इंडेक्स में कारोबार होता दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर थोड़े से बेहतर हो रहे हैं और सेक्टोरल चर्निंग होती हुई दिख रही है, चूंकि बड़ी खबरों वाला हफ्ता है जहां दुनिया भर के बाजारों से भी और हमारे यहाँ भी आरबीआई पॉलिसी की वजह से एक्शन होगा। और इस एक्शन के पहले जो बाजार एकदम सीमित दायरे में सुस्त होते हुए दिख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि तूफान के पहले की खामोशी, यानी कि बाजार बड़ी चाल का इंतजार कर रहे हैं। या तो 16,700 16,800 की रेंज को पार करके 17,000 की तरफ निकलेंगे, या फिर 16,400 16,450 की रेंज को तोड़कर नीचे 16,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगले 1-2 दिनों में संभावना इस बात की आपको दिखेगी कि किस तरफ का डायरेक्शन बाजार बनाते हैं। आइए अब जरा एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा को भी देख लेते हैं। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 2,397 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,940 करोड़ रुपए की खरीदारी आज की है। रुक करते हैं अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। सुदीप सर, स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले बाजार पर आपकी राय लेना चाहेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी से पहले बाजार दबाव में ही नजर आ रहे हैं, फिलहाल आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, जैसे आपने बोला, अनिल जी ने बात किया कि इस हफ्ते में बहुत सारे इवेंट्स हैं और जैसे आरबीआई का पॉलिसी रेट के बारे में डिसीजन आएगा बुधवार को, तो इसका बहुत बड़ा इंतजार है मार्केट को। वैसे आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ना फैक्टर्ड इन है ऑलरेडी, जो मार्केट में कामकाज हो रहा है उसमें। पर इससे ज्यादा अगर बढ़ता है तो वो मार्केट के लिए हानिकारक होगा। ग्लोबल मार्केट में अगर देखें तो यूएस के जो एम्प्लॉयमेंट डेटा पिछले हफ्ते आए, लेबर मार्केट के जो डेटा आया, उससे ये साफ हुआ कि यूएस में अभी भी तगड़ा ग्रोथ आ रहा है। तो इससे साफ ये है कि यूएस फेड भी अभी ब्याज दर बढ़ाते जाएंगे और लिक्विडिटी स्क्वीज करते रहेंगे।
जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं था। इसी का असर यूएस मार्केट में फ्राइडे को देखने को मिला और उसी का असर इंडियन मार्केट में टुडे देखने की उम्मीद थी। बिकवाली देखने को मिला एफआईआईज की तरफ से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का थोड़ा बहुत बाइंग था, पर इसके बावजूद वो थोड़ा बहुत लॉस के साथ मार्केट बंद हुआ बेंचमार्क इंडेक्सेस में। हम लोगों को लगता है, जैसे अनिल जी जिक्र कर रहे थे, कि जो 16,400 से 16,800 का रेंज है, मार्केट इसी में घूम रहा है। एक कुछ इवेंट आएगा तभी ये रेंज ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब ये रेंज बाउंड कामकाज होता रहेगा। इंतजार रहेगा 8 तारीख आरबीआई गवर्नर का पॉलिसी अनाउंसमेंट का, उसके बाद मार्केट एक दिशा ले सकता है। ओके सर, चलिए आप आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ कॉलर के सवाल भी शो में शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल इस वक्त जो हमारे पास आ रहा है वो अहमदाबाद से जतिन शाह हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल बजाज ऑटो पर है। 150 शेयर इनके पास है बजाज ऑटो के और इनकी खरीद है इस पर 3,600 की। बजाज ऑटो में हमने देखा चुनिंदा ऑटो शेयरों में जो आज एक्शन देखने को मिला उसमें बजाज ऑटो भी शामिल था। इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर बजाज ऑटो बना और ये तो अभी मुनाफे में भी बैठे हैं। जतिन जी, बजाज ऑटो में क्या करें? देखिए, अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट ले सकते हैं, और अगर लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो बेझिझक निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में मैं एग्जिट की सलाह इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी भी मार्केट में बहुत सारे अनसर्टनिटीज है, ब्याज दर बढ़ रहे हैं। इसके चलते डोमेस्टिक कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटोमोबाइल्स में कंजम्पशन में थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। और एक्सपोर्ट में जैसे हमने देखा इस पिछले क्वार्टर में भी बजाज के आंकड़े ठीक ठाक नहीं आए थे। ग्लोबली बहुत सारे मार्केट्स में जहां पे ये काम करते हैं वहां पे भी थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है और इंटरेस्ट रेट वहां पे भी बढ़ रहे हैं और डिमांड में थोड़ा प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बजाज जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनका एक चिप इस्तेमाल होता है और वो सेमीकंडक्टर चिप का थोड़ा सप्लाई में थोड़ी दिक्कतें चल रही है। इसके चलते इनके नंबर्स, वॉल्यूम नंबर्स भी ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं। कंपनी ने खुद बोला है कि इनके थोड़े चिप सप्लाई चेन को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब नजर में रखते हुए शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप मुनाफे में है, एग्जिट कर लीजिए। पर अगर लंबी अवधि के पूछे तो निवेशित रह सकते हैं। दिग्गज कंपनी है, डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट भी ठीक हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, ये उम्मीद है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मॉनसून के बाद तगड़ा डिमांड आने की संभावना है। चलिए, तो बजाज ऑटो पर राय रही सुदीप सर की। आगे अब बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। गया से प्रमोद कुमार सवाल पूछ रहे हैं हमें। इनका सवाल है जेएसडब्ल्यू स्टील पर 140 शेयर इनके पास है जेएसडब्ल्यू स्टील के और इनकी खरीद है इस पे 550 की। इनफैक्ट मेटल शेयरों ने आज काफी ज्यादा बाजार को संभाला और जेएसडब्ल्यू स्टील जो है 1.5 से 3% उछाल भी हमें देखने को मिला और ये फिलहाल ठीक मुनाफे पर भी बैठे हैं। अभी फिलहाल इन्हें क्या नजरिया रखना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, स्टील सेक्टर में और ओवरऑल मेटल सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव है। बीच में मेटल में बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन देखने को मिला था, पर इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि चाइना का इकोनॉमी जिसके ऊपर ग्लोबल मेटल प्राइसेस बहुत डिपेंड करता है और ये इकोनॉमी में थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिला था। पर ओवरऑल जो सिनेरियो जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन चाइना का है, इससे ये साफ है कि उनको ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए स्टिमुलस लाना पड़ेगा। वो एक हफ्ते में लाए या 15 दिन में या 2 महीने में लाए, पर ये स्टिमुलस जरूर आएगा और ये स्टिमुलस आते ही ये इकोनॉमी में एक मोमेंटम आएगा। मेटल के डिमांड जरूर बढ़ेंगे चाइनीज मार्केट में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिमांड वहां से आता है और इसके साथ साथ एक ग्लोबल मेटल प्राइसेस में वापस एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, बेझिझक निवेशित रहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा काउंटर है, पर इससे भी बेटर काउंटर हमारे हिसाब से टाटा स्टील और जेएसपीएल है। आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके दूसरे काउंटर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वहां पे निवेश कर सकते हैं या तो यहाँ पे भी निवेशित रह सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि जेएसडब्ल्यू का प्रोडक्ट मिक्स जो है उससे बेटर आज के दिन में स्थिति टाटा स्टील का है और जेएसपीएल का है। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में शॉर्ट टर्म में आप मुनाफा वसूल करके आप टाटा स्टील में भी निवेश कर सकते हैं या लंबे टाइम के लिए आप बने रहना चाहते हैं तो बने भी रह सकते हैं। और जेएसपीएल एक और शेयर है जिसमें आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार चंपारण से विवेक चौधरी साहब हमें सवाल पूछ रहे हैं। इनके सवाल 2 स्टॉक्स पर है सुदीप जी।
एक पीरामल एंटरप्राइजेस पर सवाल है इनका, 50 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1887 की। और दूसरा भी साथ में बता देती हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज इनके पास है, 60 शेयर इनके पास है और इस पर इनकी खरीद है 1370 की। दोनों ही शेयर पर मैं आपसे राय लेना चाहूंगी, पीरामल एंटरप्राइजेस और गोदरेज प्रॉपर्टीज में इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पीरामल एंटरप्राइज में थोड़ा टाइम लगेगा। कंपनी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है और यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट एक्शन जिसके जरिए इनका फार्मा बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस और एनबीएफसी बिजनेस अलग हो सकता है, ये भी मार्केट में कुछ देर से उम्मीद चल रही है। तो इवेंचुअली इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, पर शॉर्ट मीडियम टर्म में थोड़ी दिक्कतें हैं। पर्टिकुलरली आपका जो लेवल है वो लेवल अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप एक बार लॉस बुक करके यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। और अगर आप लंबी अवधि का सोच रहे हैं तो आपने निवेश कर ही लिया तो निवेशित रहिए। गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बेझिझक निवेशित रहिए। बहुत अच्छा कंपनी है और आने वाले दिनों में इसमें और भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए, ये कंपनी की खासियत ये है कि ये 3 बड़े शहरों में इनका बिजनेस है, मुंबई, एनसीआर और पुणे, और तीनों में टॉप 3 में माने जाते हैं। और ये कोविड के चलते जितने भी नए लॉन्चेस, नए प्रॉपर्टीज आए हैं, इनके सबसे बेटर आए हैं इनके। और इनका अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करें, स्टॉक की बात करें, सबसे कम है इंडस्ट्री में। प्रोमोटर क्रेडेंशियल तो बेहतरीन है। तो सारे अगर लक्षण आप जोड़ ले तो यहाँ पे हम तो निवेशक को निवेश करने का, फ्रेश निवेश करने का एडवाइस दे रहे हैं। तो आपने तो निवेश कर ही लिया, निवेशित रहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज में बने रहने की सलाह सुदीप सर की, और पीरामल एंटरप्राइजेस से निकलने की राय दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। अगला सवाल लेते हैं, कोलकाता से अभिमन्यु सिंह हमें सवाल भेज रहे हैं। रेमंड पर इनका सवाल है, 78 शेयर रेमंड के इनके पास है और 900 इनकी खरीद है। आज के सत्र में रेमंड में हमने देखा लगभग 6 से 7% की गिरावट भी स्टॉक में नजर आई है। फिलहाल रेमंड में तो इन्हें हो रहा है मुनाफा, क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, हम तो यही सलाह देंगे कि आप निवेशित रहिए। यहाँ पे दो सेगमेंट है। एक तो इनका जो ट्रेडिशनल सेगमेंट है कपड़े का, रेडीमेड मटेरियल्स और क्लोथिंग, इनका जो सेगमेंट है, जहाँ पे लॉकडाउन खुलने के बाद पोस्ट कोविड अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। वहाँ पे भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, जो एथनिक वेयर वो भी लाए हैं, जहाँ पे अच्छा खासा मार्केट एक्सपेंशन होने की संभावना है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत यह है कि रियल एस्टेट का एक प्ले बन गया है। इनके जो कैप्टिव जो लैंड बैंक था उस पे अच्छा प्रोजेक्ट ला रहे हैं और उसके जरिए कंपनी का मुनाफा सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर आप थोड़ा लंबी अवधि, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो निवेशित रहिए। ओके, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया तो रेमंड में बने रहने की सलाह है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की। अगला सवाल लेते हैं, वाराणसी से वरुण लाल हमें सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल विप्रो पर है, 325 शेयर इनके पास है जिसमें इनकी खरीद है 484 की। वैसे हमने देखा कमजोर ग्लोबल संकेत से आईटी शेयरों में आज गिरावट नजर आई है, पर फिलहाल और इन्हें नुकसान भी है अपने इस निवेश में। फिलहाल ये क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं विप्रो में सर? ओवरऑल आईटी सेक्टर में पर्टिकुलरली द फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज में हम पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर ये लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो निवेशित रह सकते हैं। और हमारी सलाह इनको ये होगी कि शायद विप्रो से एग्जिट कर ले, और अगर दिग्गज आईटी कंपनी में ही निवेश करना है तो आप एचसीएल टेक में निवेश करिए, क्योंकि पीयर कंपैरिजन अगर वैल्यूएशन के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से कंपेयर करें तो आप एचसीएल टेक में हम लोगों को लगता है कि ज्यादा आपका अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो आप स्विच कर सकते हैं, विप्रो बेच के एचसीएल टेक खरीद सकते हैं। ओके, विप्रो बेचकर एचसीएल टेक में खरीदारी करने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय जी दे रहे हैं। अगला सवाल टाटा मोटर्स पर है, हरेंद्र सिंह गुरुग्राम से हमें पूछ रहे हैं। टाटा मोटर्स पर 28 शेयर इनके पास है जिसमें इनकी खरीद है 320 की। टाटा मोटर्स में क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है? ये अच्छा मोमेंटम शेयर में काउंटर में देखने को मिला है और इनके जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन अभी देखने को मिला है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, ये अच्छा की जा रही है। सिर्फ एक जगह पे इनकी दिक्कत आ रही है, वो चाइना में जो जेएलआर के सेल्स के आंकड़े हैं वो
आने वाले दिनों में अभी भी ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा है, और आने वाले दिनों में और भी दबाव आ सकता है वहां पे। और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टाटा मोटर का कंसोलिडेटेड बहुत बड़ा मुनाफे का हिस्सा ये JLR सेगमेंट से आता है और चाइना से आता है। तो चाइना के बिजनेस में अगर प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड में दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा। वैसे लंबी अवधि के लिए ठीक है, पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा टर्बुलेंस काउंटर में आ सकता है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो निवेशित रहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के सोच में निवेश कर रहे हैं तो मुनाफा वसूल करके निकल सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म का नजरिया तो मुनाफा वसूलें, लंबी अवधि का नजरिया तो टाटा मोटर्स में बने रहें। ये राय है सुधीर बंदोपाध्याय जी की। परमेश्वर उपाध्याय का सवाल लेते हैं। पाली से हमें सवाल भेज रहे हैं। सेल पर इनका सवाल है। 500 शेयर इनके पास है जिसपे इनकी खरीद है 103 की। सेल पर फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे सुदीप सर? फिलहाल नुकसान में अपने इस निवेश में। जी, आपने थोड़ा ऊपर भाव में लिया हुआ है। वैसे जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था JSW स्टील के काउंटर के कॉन्टेक्स्ट में, ओवरऑल मेटल्स काउंटर्स में स्टील में हमारा व्यू पॉजिटिव है। हम लोगों को लगता है कि चाइना में डिमांड वापस आएगा, और जैसे ही वापस आएगा ग्लोबल मार्केट में स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे और सारे स्टील कंपनीज, डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को भी मुनाफा होगा। जो पाबंदियां लगाई गई है एक्सपोर्ट पे स्टील के ऊपर डोमेस्टिक, वो भी शायद एक टाइम के बाद हट जाएगा। और ये सब नजर में रखते हुए लंबी अवधि के लिए आपने निवेश किया है तो निवेशित रहिए। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म था और आप फंस गए हैं तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका कॉस्ट रिकवर होने की संभावना नहीं है। ओके, छोटी अवधि का नजरिया तो निकल लें, लंबी अवधि के नजरिए के लिए बने रहने की सलाह सेल में। उत्सव सवालिया साहब सूरत से सवाल पूछ रहे हैं हमें। धामपुर शुगर पर 200 शेयर इनके पास है जिसपे इनकी खरीद है 550 की। धामपुर शुगर पर क्या राय देंगे सुदीप सर? आपने बहुत ऊपर प्राइस पे शेयर खरीदा था, तो ओवरऑल शुगर में तो अभी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसका कारण है कि सरकार की तरफ से एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में चेंज लाया गया है, और ये पॉलिसी चेंज के जरिए आने वाले दिनों में शुगर इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। तो अगर करंट लेवल पे कोई खरीदारी कर रहा है तो उसको तो मैं निवेशित रहने की सलाह देता, पर आपने बहुत ऊपर भाव में लिया है। तो आपका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म का है तो मैं तो जरूर आपको सलाह यही दूंगा कि आप लॉस बुक करके एग्जिट ले लीजिए। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप निवेशित रहिए, पर आपका ये ध्यान में रखिए कि आपने बहुत ऊपर भाव में लिया था, तो आपका भाव आते आते टाइम लगेगा। और आइए अब समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी चाहिए आपको खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स थे 250 अंक ऊपर और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 160 पॉइंट ऊपर थे। यानी कि उम्मीद ये कर सकते हैं कि शुक्रवार की गिरावट के बाद आज अमेरिकी बाजारों में एक बेहतर, एक मजबूती वाला सेशन आपको देखने को मिल सकता है, और उस लिहाज से हमारे लिए संकेत कल सुबह मिलेंगे। इनफैक्ट इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए अपने कुछ खास संकेत है नहीं, हम इसीलिए ज्यादातर संकेत विदेशी बाजारों से, डाउ फ्यूचर्स से और डाउ से ले रहे हैं, और कल सुबह देखेंगे डाउ फ्यूचर्स किस तरह से कारोबार करते हैं। इसके अलावा आंकड़े अहम होंगे। FIs की तरफ से फिर से हल्की फुल्की बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं, प्रेशर कम हुआ है और वायदा कारोबार की पोजीशंस भी हल्की होती दिखी रहा है। आई एम श्योर आज भी थोड़ी और हल्की होती हुई नजर आई होंगी। इन सबको देखते हुए जो कल के लिए भी आपका सपोर्ट है निफ्टी पर, वही 16,450 16,525 की रेंज में है सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 16,650 से लेकर 16,700 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। इसके अलावा बैंक निफ्टी का अगर जहां तक सवाल है, नीचे में 35,100 के आसपास सपोर्ट है, तो ऊपरी स्तरों पर 35,500 35,600 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। तो देखते हैं, सीमित दायरे का कारोबार है। जब तक कि ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ा मूव या कोई बड़ी खबर अच्छी या बुरी ना आ जाए, तब तक भारतीय बाजारों में वहां से संकेत लेते हुए सीमित दायरे में रेंज बाउंड कारोबार होने की उम्मीद ज्यादा है, और ऐसे में स्टॉक्स और सेक्टर्स की चर्निंग पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अब वक्त हो गया वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके, ये जानने का। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं किरण जाधव.com के आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल ऑप्शन में कहां पर मौके बनेंगे? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरह से आज का बाजार देखने को मिला, कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल रही थी। तो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बिकवाली करनी है, और बिकवाली करने के लिए हम ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेंगे।
एशियन पेंट्स का 2800 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है, जो कि आज की क्लोजिंग 90 के आसपास है। मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 74 का, और एक ही लक्ष्य के लिए हमें ये ट्रेड इनिशिएट करना है। लक्ष्य रहेगा 120 का, जो कि अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हासिल हो जाना चाहिए, और मेरा कन्विक्शन ज्यादा है, इसलिए मैंने एक ही स्टॉक चुना है यहाँ पे। बहुत धन्यवाद करेंगे आशीष जी कल के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो कहां पर मौके बन रहे हैं? सुदीप बंदोपाध्याय जी, सर बताइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक्स कौन सी? देखिए, मैं 2 दिग्गज शेयर के जिक्र करना चाहूंगा आज, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है। निवेशक के लिए सेफ स्टडी काउंटर्स में रहना सही होगा। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, दुनिया भर में काम है, करीबन 18 देशों में इनका काम आज के दिन में है, और करीबन 42 करोड़ कस्टमर इनके पास है। तो एक अपने आप में दिग्गज कंपनी है। अपने सर्विसेज सारे रेलेवेंट सेगमेंट, एंटरप्राइज, ब्रॉडबैंड, डायरेक्ट टू होम, सब सेगमेंट में काम कर रहे हैं। आरपू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और ये रेट ऑफ इंक्रीज आने वाले दिनों में और भी इंक्रीज होगा। पिछले क्वार्टर में अच्छा नतीजा दिखाया Q4 22 में, एक्सपेक्टेशन से बेटर। और जो सब्सक्राइबर एडिशन है, वो सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री में यही प्लेयर है जिन्होंने कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा सब्सक्राइब एडिशन दिखाया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में जो बाकी प्लेयर्स के जो वीकनेसेस है या जो भी दिक्कतें हैं, उसका फायदा एयरटेल को मिल रहा है। आने वाले दिनों में जो 5G का ऑक्शन होगा, उसमें भी जो अच्छा खासा पार्टिसिपेशन का उम्मीद भारतीय एयरटेल की तरफ से रहेगा, और अपना नेटवर्क और डेटा कैपेसिटी और भी स्ट्रेंथन कर रहा है। ओवरऑल हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। 1 साल का नजरिया से 850 रुपए का टारगेट से खरीदारी कीजिए, अच्छा आपका नतीजा रहने का संभावना रहेगा। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा, वो भी अपने आप में दिग्गज क्षेत्र है और दिग्गज कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग क्षेत्र का लीडर PSU बैंक है। इनका सबसे खास बात है, रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइज बहुत तगड़ा है, और इसके जरिए इनके पास लो कॉस्ट फंड बहुत ज्यादा होता है, और मार्जिन में ये हमेशा इनको बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात है, क्रेडिट डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में इकोनॉमी में ट्रैक्शन आने के साथ साथ ये डिमांड और भी बढ़ने की उम्मीद रहेगी। तीसरी बात है, एसेट क्वालिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है, और लगता है हम लोगों को कि आने वाले क्वार्टर्स में अपार्ट फ्रॉम इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी अच्छा खासा रिकवरी भी देखने को मिलेगा। जो पुराने राइट ऑफ एसेट्स है वहां से, इनके जो सब्सिडियरीज है उनमें खासियत ये, सारे सब्सिडियरीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजिकली वो डाइवेस्ट कर रहे हैं, और उससे जो रकम इकट्ठा हो रहा है उनका कैपिटल एडिक्वेसी में हेल्प कर रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है कि 650 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे 1 साल के लिए खरीदारी की जा सकती है। तो सुदीप बंदोपाध्याय जी की 2 लॉन्ग टर्म पिक्स, एक तो SBI में खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं, दूसरा भारतीय एयरटेल इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक का स्टॉक है जो उन्होंने सजेस्ट किया है। बहुत धन्यवाद करेंगे सुदीप जी, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।